मेरा कोई वजीर आजम इटली जाता, G7 की मीटिंग अटेंड करता और उसे इंडिया को तो नमस्ते किया गया, उसे अस्सलाम वालेकुम कहा जाता, तो मैं आज प्राउड फील करता, इधर खड़ा होकर मैं जंपे लगा रहा होता, मैं खुशी फील करता। जाहिर सी बात है 47 के बाद तो हमें सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा दिया गया, जोग्राफिया दिया गया। हम इकोनॉमिकली तौर पर तो आज भी गुलाम है वेस्टर्न कोई। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की बात करें दुनिया में, जिनको डेमोक्रेटिक स्टेट्स कहा जाता है, जिनके जहाँ पर जमहूरियत बड़ी मजबूत है, तो उनमें इंडिया भी आता है। नो डाउट हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। और हम पाकिस्तान को उस लेवल में इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान 75 साल के बावजूद भी आज जितने भी हमने इलेक्शन किए उसमें सिर्फ 71 का इलेक्शन हमने फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हुआ था। उसके बाद जो हमारे आज का इलेक्शन है उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे पॉलिटिकल पार्टीज खुद है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि ताकतवर हल्कों से हाथ मिला के इक़्तिदार हासिल कर दे। हाँ, उन्होंने ये बात कही है कि जब वही पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में रहते फिर वो दांधले का रौनक होते हैं। लेकिन सर यहाँ पर ये भी बात है ना, उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से जो है ना हम फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं करा पाते। क्या इंडिया पर कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है? क्या इंडिया किसी वेस्टर्न दबाव में नहीं है? क्या उसकी पॉलिसीज बिल्कुल फ्री है? क्या वो हकीकी में आज़ाद हो चुके हैं? तो प्रेशर है हमारे ऊपर इंडिया में इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली दुनिया के एक थर्ड लार्जेस्ट पावर बन गया। ठीक है। तो जिस तरह वेस्टर्न का दबाव हमारे ऊपर है उसी तरह वेस्टर्न का दबाव इंडिया के ऊपर नहीं है। वेस्ट इंडिया पे दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन हम पे डालते हैं। हम डालते क्योंकि हम भीख मांगते हैं अक्सर। इकोनॉमिकली हमारे जो मुल्क के अंदर जो असर रसूख होता है उसमें सऊदी अरब का असर रसूख होता है, यूके का होता है और यूनाइटेड स्टेट्स का होता है। ये तीन वो मेजर पावर होते हैं जो हमारी उसने पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सप्लॉइट किया हुआ है। ठीक है। वो जब भी चाहे हुकूमत गिरा भी सकता है और हुकूमत बना भी सकता है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले G7 की मीटिंग में उन्होंने अटेंड की। ठीक है। उसके बाद मनमोहन सिंह ने 4 या 3 या 5 बार ये मीटिंग अटेंड की। लेकिन एक चीज मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है इंटरनेट पे देखा है कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। देखने वाले डिटेल बताता हूँ आपको। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4थी या 5वीं बार या 6ठी बार ये G7 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो आपने बात की है ना कि इंडिया G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन G7 में मेंबर ही नहीं है। हाँ जी, तकरीबन 11 बार इंडिया को इनवाइट किया गया। तकरीबन कह रहा हूँ, गलत हो तो मेरी ऑडियंस बता सकती है। और पाकिस्तान को कितनी बार इनवाइट किया सर वो भी बताते हैं। पहले आप नरेंद्र मोदी साहब की बात मुझसे सुन लीजिए ना पहले। ठीक है। तो 11 बार तकरीबन इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर को 11 बार G7 की मीटिंग में इनवाइट किया गया है। अच्छा, अब उधर बुलाया क्यों गया है? अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर बहुत बड़े इल्जामात लग रहे थे कि दुनिया की कोई जंग नहीं रुकवाई इन्होंने, सिर्फ गोदी मीडिया खरीदा हुआ जो मोदी मीडिया। आपको पता है कि G7 किस चीज का नाम है? आपको पता है G7 कहते किस चीज को है? G7 में जो दुनिया के अमीर तरीन 7 मुल्क हैं वो तो परमानेंट मेंबर बन चुके। ठीक है। लेकिन उसमें 3 मुल्क ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी इंडिया से कम है भाईजान। इंडिया दुनिया के 5वें नंबर पे है, वो पहले 10 में आते हैं बड़ी मुश्किल से। तो इंडिया फिर भी उस G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है। इस चीज को फिर हैरानगी भी होती है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान कितनी दफा G7 में इन्वाइट किया गया है, कितनी दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, G7 की हम बात कर रहे हैं, दुनिया के 7 पावरफुल कंट्री या इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, G7 की मीटिंग बुलाने का ये मकसद क्या था? ये सारे मुल्क, अच्छा उसमें 11 मुल्क तकरीबन ऐसे हैं तो G7 के जो मेंबर नहीं हैं, जिनमें बड़े बड़े इकोनॉमी जिनकी लो है, ऐसे कंट्रीज भी हैं। कीनिया टाइप कंट्री भी उसके बीच में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। चाइना का नामो निशान नहीं है। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और उसका भी नामो निशान G7 में नहीं है। अच्छा, G7 की मीटिंग रखने का मेन मकसद क्या है? उसमें मकसद ये था, जो बात मेरी बीच में रह गई थी, पीस और अमन, ह्यूमैनिटी को जो है ना उसमें लेके आना है। अभी देखिए यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि उन्होंने इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया। इसमें स्पेशल प्राइम मिनिस्टर मोदी के सर पे ताज पहनाया गया है इस चीज को लेके कि आपने रशिया और यूक्रेन की जो है ना आपस में दोस्ती करवानी है, क्योंकि मोदी जो है उनकी रशिया के साथ भी दोस्ती है और यूक्रेन के साथ भी दोस्ती है। इसमें उनके साथ उनकी दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है। यूक्रेन के वजीर आजम ने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि आप मुझसे तो उस जगह पे मुझे मिलें,
मेरे साथ मीटिंग करें, यानी कि 2, 4, 5 घंटे आप मुझे दें। ठीक है। उस 4-5 घंटे में भी यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने तरला ही करना है कि आप उन रशिया को मनाएं, हमारे साथ दोस्ती ठीक है, जो उनसे पीस की बात की जाए, जंग रोकी जाए, अल्फाज को थोड़ा सा अगर बेहतर करें। आबिद भाई क्या समझते हैं आप, आने वाले 5 साल 10 साल बाद अगर जैसे ये आपको लगता है, सबसे पहले तो ये बताएं कि भाई कहा ये जा रहा है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, वो इतनी इस दफा स्ट्रॉन्ग नहीं बनी क्योंकि ये है कि इतनी सीटें नहीं है। क्या लगता है कि वो अपना टाइम इस दफा भी पूरा टेन्योर पूरा करेंगे? भाईजान, इंडिया की हिस्ट्री गवाह है कि उधर कोई भी वज़ीर आज़म आ गया ना, उसने 5 साल पूरे किए हैं। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको कौन ये गलत खबरें दे रहा है कि वो पावर के साथ नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है? नहीं, ये तो मैं मीडिया पे देखता हूँ, आप देखने वाले ज्यादा बेहतर जो तो मैं वहाँ से बताता हूँ ना आपको, अच्छा। डिटेल मैं बताता हूँ। इंडिया की तकरीबन 10 से 20 या 30 पार्टियां इकट्ठी होकर उतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अकेले ने उतनी सीटें ली हैं। ठीक है। उन्हें 20, 25, 30 सीटें बीच में मिलानी पड़ी थी, और वो 20, 25, 30 सीटें जो मिलाई है ना उन्होंने बीच में, वो भी उनके इत्तेहादी हैं। ठीक है। जो उनके साथ पहले भी मिले चले। थे, वो दोबारा फिर तो मिले क्या? हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि उनकी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, उनकी है। बिल्कुल भी लाचार या बैसाखियों वाली गवर्नमेंट नहीं है ये। ठीक है। और आप ये देखें, वो पावरफुल वजीर आजम हैं, तो आज G7 की मीटिंग इटली में अटेंड कर रहे हैं, और इटली की वजीर आजम साहिबा जो हैं वो हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही हैं। शायद राहुल गांधी इस जगह पे होते तो वो इस तरह प्रोटोकॉल ना मिलते। ठीक हो गया। क्या फिर आप G7 का मेंबर बन जाएगा इंडिया? यार, ये परमानेंट मेंबर की रिक्वायरमेंट जो है ना, हाँ। वो रिक्वायरमेंट अचीव कर चुके हुए हैं, उससे बल्कि आगे जा चुके हुए हैं। ठीक है। क्या वजह है ये दुनिया में देखिए, अमेरिका में या इंग्लिश कंट्रीज में हम लोग देखते हैं काले और गोरे को फर्क रखा जाता है। ठीक है। गोरे के ऊपर काले के ऊपर गोरे को फजीलत मिलती है, यानी कि उसे उसके ऊपर बढ़तरी मिलती है। ठीक है। और इसी तरह ही मुझे लगता है, देखिए मेरा ज़हन है, हर इंसान का अपना ज़हन है, मुझे लगता है कि जो ये इंग्लिश कंट्रीज हैं, ये एशिया को कोई G7 का परमानेंट मेंबर नहीं बनाना चाह रहे, या कोई ना कोई बहाने। देखिए रशिया G8 था ये पहले। अच्छा, ये पहले G7 नहीं था, ठीक है। ये G8 था, रशिया भी इसका मेंबर था, तो उसे निकाल लेकिन दिया। रशिया की कहीं जंग का कोई मामला बने जिस बेस पे उसे निकाल दिया गया। ठीक हो अब गया। वो G7 है, क्या ये G8 नहीं बन सकता? मैंने कितनी बड़ी बात की कि 3 मुल्क ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी इंडिया से नीचे है, ठीक है। GDP इंडिया से नीचे है, लेकिन वो G7 के परमानेंट मेंबर हैं। क्या इंडिया उसका मेंबर नहीं बन सकता? इस चीज की समझ नहीं अच्छा, आती। और एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये G7 हो गया, या फिर अगर यूनाइटेड नेशंस की मतलब परमानेंट सीट की अगर बात करें, G20 की बात करें, इसमें मेंबरशिप होना ना होना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट किस तरीके से जा रही है, वहाँ की गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को किस तरीके से फैसिलिटेट कर रही है, वहाँ पे क्या वाकई में उनकी इकॉनमी डेवलपमेंट आगे बढ़ती नजर आ रही है। जैसे उन्होंने ये बोला कि मैं 9वें या 10वें नंबर पे इकॉनमी थी, 5वें नंबर पे ले आया, अब तीसरे टेन्योर में मैं तीसरे नंबर पे और फिर दूसरे नंबर पे लाऊंगा। मेन चीजें तो ये होती है ना आबिद भाई। सर, अब आप ये बताएं ना कि जो कंट्री दुनिया के तीसरे नंबर पे आ जाएगी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। क्या वो G20 की मीटिंग तो वो अटेंड कर रहे हैं? अपने वो मुल्क तो- में भी उन्होंने करवाई, उसमें इटली की वजीर आजम साहिबा भी आई। ठीक है। उन्होंने इंडिया में आके बड़ी तारीफ की, इंडिया के कल्चर की, इंडिया ठीक के है। लोगों की, और देखे ना कि उसका रिस्पॉन्स तो मिला कि मोदी साहब जब इंडिया पहुंचे, सॉरी इटली पहुंचे, तो इटली में उन्हें कितना जबरदस्त वेलकम मिला, नमस्ते ठीक है। किया गया। तो सर ये चीजें देखने वाली हैं। देखने वाली है। और अब तो पाकिस्तान का मीडिया भी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी बकायदा तौर पे तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आबिद भाई, मैं इधर खड़े खड़े 8 से 10 रिसेंटली वाकयात बता सकता हूँ। मौलाना फजल रहमान जो कि कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे, उन्होंने भी बकायदा इंडिया की तारीफ की। फिर उसके अलावा कराची से थे, सर, हमारे वजीर आजम ने तारीफ की, ठीक है। हमारे पार्लियामेंट में तारीफें होती हैं, हमारे जो वजीर है वो इंडिया को एग्जाम्पल बना के बताते हैं, लेकिन पेश जब करते आप हैं। बात करते हैं तो आप गद्दार हो जाते सर हैं। यही तो सारी बात है कि जो पोस्ट पे बैठे हुए ये दोगला म्यार, 2 म्यार इसे कहा जाता है कि जो सीट पे बैठे हुए हैं वो कुछ भी कहते हैं, वो हदीस है। हमारे जैसा आम इंसान कोई बात कर देगा वो गुनाह है। ठीक तो है। देखें ना कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हकीकत के ऊपर तारीफ कर रहे ठीक है। हैं, लेकिन देखें हमारे नसीबों में ये नहीं है। क्या पाकिस्तान में क्या नहीं है, मुझे आप बता दें इस चीज को लेके। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने खूबसूरत पहाड़ दिए, ठीक है। पाकिस्तान को पानी से नवाजा अल्लाह पाक ने, पाकिस्तान ठीक है। को मादनियात से Resources नवाजा, दिए। पाकिस्तान को बड़ा कुछ मिला, टेक्नोलॉजी मिली, चारों मौसम मिले पाकिस्तान को। ठीक है। क्या नहीं है मेरे लेकिन पाकिस्तान मैं के पास? बताता हूँ क्या नहीं है। अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, मतलब मैनेज नहीं किया जा